बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बिहार के सीमावर्ती इलाके पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक्शन मोड में है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 मई को पूर्णिया में एक बैठक करेंगे। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इसी को लेकर के इस बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों में पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं पर बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। सीमावर्ती जिलों में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा सतत सघन गश्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दोस्तों बिहार के एक शिक्षक बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। जब बिहार के एक शिक्षक ने ACS सिद्धार्थ के नाम से एक चिट्ठी लिखा है, एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पर जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। जी हाँ, मामला बिहार के कैमूर जिले के अघोरा प्रखंड में चकना के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक वैभव किशोर ने देशभक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने 8 मई 2025 को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक पत्र लिखकर के भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने की अनुमति मांगी। ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इनकी देशभक्ति की भावना को सलाम कर रहे हैं। यह अनुरोध ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आया है, जिसमें भारत ने 7 मई को 9 दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किए थे। जी हाँ, वहीं पर वैभव किशोर ने अपने पत्र में लिखा है कि मौजूदा क्षेत्रीय और फिर वैश्विक परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की आशंका बढ़ गई है। एक जिम्मेदार नागरिक और फिर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वे मातृभूमि की रक्षा में प्रत्यक्ष योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी योग्यताओं का जिक्र करते हुए बताया है कि उनके पास NCC का 80 सर्टिफिकेट, 2 वर्षीय रोबोट रेंजर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुभव है। ये सभी उन्हें राष्ट्रीय आपात स्थिति में सहयोग के लिए सक्षम बनाते हैं। जब पत्र में वैभव ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व होगा कि अगर मैं मातृभूमि की रक्षा में योगदान दे सकूं, ये मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली अवसर होगा। उनका ये पत्र स्थानीय समुदाय और फिर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग या फिर ACS सिद्धार्थ की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों युद्ध जैसे हालात के बाद सीमांचल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और फिर युद्ध जैसे हालात को देखते हुए बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है। जब पुलिस विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है। जय इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अनुपस्थित रहने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर पूर्णिया प्रक्षेत्र के DIG प्रमोद कुमार मंडल ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर चारों जिलों में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। SSB के साथ ज्वाइंट मीटिंग की गई और सीमा क्षेत्र में वाहनों एवं आने जाने वालों की सघन जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सभी होटलों की भी जाँच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। कटिहार के कुर्सेला पुल और फिर कुर्सेला रेल पुल पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किए गए। DIG ने यह भी कहा है कि अररिया में नेपाल बॉर्डर और फिर किशनगंज में नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं पर खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय है और फिर स्लीपर सेल और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अब नहीं तो कब भारत को POK लेकर ही मानना चाहिए। तनाव के बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी देश के लिए एक बेहतरीन मौका है। भारत को अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK लेकर ही मानना चाहिए। पप्पू यादव ने ये बात
इस सोशल मीडिया के जरिए कही है और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे पीओके को वापस लाने का फैसला करें, क्योंकि हमारी सेना सिर्फ 24 घंटे में ये काम कर सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। इसी हालात में पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा है कि हमारी सेना के पास वो ताकत है कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद करके उसे भारत का हिस्सा बना सकती है, बस केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अब डिप्लोमेटिक स्तर पर पूरी तरीके से ताकत झोंक देनी चाहिए और फिर वैश्विक समुदाय को अपने पक्ष में करना चाहिए। वहीं पर सांसद का दावा है कि अगर केंद्र सरकार ठान ले तो भारतीय सेना 24 घंटे के भीतर पीओके को भारत में शामिल कर सकती है। उन्होंने कहा है कि मौका ऐसा है कि अब पीछे हटना नुकसानदायक हो सकता है। देश का मनोबल ऊंचा है, सेना तैयार है और जनता एकजुट है। जब पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव और फिर लगातार हो रहे हालातों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बयान को किस तरह से लेती है। हालिया घटनाक्रमों से साफ है कि हालात बेहद संवेदनशील है और हर कदम सोच समझ करके उठाना होगा। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई भारत अब पीओके लेने की ताकत की तरफ कदम बढ़ाएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार ने अपनी आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में प्रसव के दौरान 1 लाख महिलाओं में जहां 374 महिलाओं की जान चली जाती थी, यह आंकड़ा तेजी से घट करके महज 100 पर आ गया है। इसी तरह बिहार में साल 2010 से पहले प्रसव के दौरान जहां 1000 बच्चों में 48 बच्चों की जान चली जाती थी, वहीं पर अब यह आंकड़ा भी घट करके 27 पहुंच चुका है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफी तरक्की की है, ये तब संभव हो सका है जब मुख्यमंत्री ने न सिर्फ राज्य के यानी कि बिहार के बड़े शहरों में, बल्कि पहाड़ी जंगलों से घिरे हुए गांवों से लेकर के हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश या फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का संकेतक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर होता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य के डॉक्टरों, नर्सों, जीएनएम और फिर आशा कार्यकर्ताओं की मेहनत की जम करके तारीफ की है। दोस्तों, अगर आप गोवा जाना चाहते हैं, गोवा में जाकर के मज़े लेना चाहते हैं, तो अब आपको गोवा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब गोवा जैसा मज़ा मिलेगा। 8 जिलों के पर्यटन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में भी अब पर्यटक गोवा जैसा आनंद ले सकेंगे। जब बिहार सरकार ने 8 जिलों के पर्यटक स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। पटना, गया और पश्चिमी चंपारण समेत अन्य जिलों में आने वाले सैलानी विभिन्न झीलें और फिर नदियों में वाटर स्पोर्ट का लुत्फ उठा सकेंगे। जहाँ इससे टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों का ठहराव अधिक समय के लिए होगा, जब वे सुनहरी यादें अपने साथ लेकर के लौट सकेंगे। जब पश्चिमी चंपारण और बांका में वाटर स्पोर्ट की शुरुआत की जा चुकी है, जब पटना के दीघा स्थित गंगा नदी, मोतिहारी स्थित मोती झील, पश्चिम चंपारण की अमुआवन और फिर बांका की ओरनी झील में वाटर स्पोर्ट की सुविधाओं का आनंद पर्यटक उठा रहे हैं। जहाँ अन्य 4 जिलों मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया और फिर गया में भी जल्द ही वाटर स्पोर्ट की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की हालात बने हुए हैं, जहां जवान लगातार पाकिस्तान के हर मामले का जवाब दे रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने फिर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भावुक अपील की है। तेज प्रताप यादव ने एयरक्राफ्ट की पायलट सीट पर बैठे अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, एक बार देश की सेवा करने का मौका दीजिए। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम। विपदा की इस परिस्थिति में हम समस्त देशवासी एक साथ हैं। मैं तेज प्रताप यादव, पिता श्री लालू प्रसाद यादव, निवासी पटना, राज्य बिहार, बतौर वायुयान चालक भी अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम हूँ। यह सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के शत्रुओं के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। यह आपसे अनुरोध है कि हम नागरिकों को भी भारत माता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा में यदि मेरा प्राण भी निकल जाए
तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। विक्की नाम की यूजर ने लिखा है कि मोदी जी इनकी बात मान लीजिए, कोई पुराना मिग विमान पड़ा है तो वो दे दीजिए, वहीं पर किसी को मार करके आए या फिर खुद शहीद हो जाए, दोनों में ही देश का फायदा है। दूसरा यूजर ने लिखा है कि आप रेडियो ऑपरेटर हैं, जब पायलट नहीं है। तेजू भैया रोका किसने। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर सैन्य हमला होता है तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही मजबूत से जवाब दिया जाएगा। इस बीच AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार हर वो तरीके अपनाए जिससे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। इस दौरान उन्होंने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आम नागरिकों पर की जा रही गोलीबारी का भी जिक्र किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोगों को लगता होगा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए, पाकिस्तान घुटनों पर नहीं है। अमेरिका ने हाफिज सईद के बेटे को दहशतगर्द घोषित किया है। जब पाकिस्तान में जो दहशत मारे गए उनके नमाजे जनाजा पर हाफिज सईद का बेटा आ रहा है। जब उनके पीछे दहशतगर्द संगठन के लोग और पाकिस्तान की आर्मी है। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। हम लोग गलत फहमी का शिकार न हो जाए, ये लोग घुटनों पर नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के पानी रोके जाने को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि डैम बनने में 8-10 साल भले ही लग जाएं, लेकिन फिर पानी छोड़ने का पावर हमारे पास होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से मतलब नहीं है। वह सिर्फ भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। पाकिस्तान अगर इतना ही अच्छा है तो फिर बलूच और फिर पठान क्यों परेशान है। पाकिस्तान अगर तनाव को बढ़ाएगा तो सरकार ने कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत अपनी जगह पर पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि ब्लेट आउट की मॉक ड्रिल पूरे राज्य में कराई जाएगी। सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की संख्या अभी भी 2000 है, जिसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सिविल डिफेंस स्वयं सेवक में NCC, NSA, स्काउट गाइड, आपदा मित्र को भी शामिल किया जाएगा, जहां अपनी इच्छा अनुसार आम लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। वहीं पर बैठक में स्वास्थ्य की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। मेडिकल इमरजेंसी, ऑक्सीजन और फिर बेड की उपलब्धता, स्ट्रेचर, मानव संसाधन पर भी चर्चा हुई है। ये तैयारी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। इस बैठक में सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IJMS के लोग भी शामिल रहे। इस दिन आपदा स्थिति के लिए बेड रिजर्व रखने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 मई को पटना समेत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और फिर बेगूसराय में देर शाम करीब 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट के साथ मॉक ड्रिल हुई थी। इस दौरान अचानक बिजली गुल हुई थी और फिर खतरे का एहसास कराती सायरन की आवाज़ें सड़कों पर गूंजने लगी थी। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच करीब 54 साल बाद पटना में एक साथ 80 सायरन बजे थे। दोस्तों, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनने जा रही है। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस एक्सप्रेस वे के लिए 14 जिलों में जमीन अधिग्रहण का काम होगा। आपको बता दूं कि बिहार को मिले 3 नए एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट को अलाइनमेंट को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अब इनके लिए जमीन अधिग्रहण की दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि इनमें से केवल पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए ही अब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन का गठन हो पाया है। वहीं पर रक्सौल, हल्दिया और फिर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट को हाल ही में मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक इनके दस्तावेज राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में इन दोनों परियोजनाओं पर साल 2025 में कार्यारंभ की संभावना बेहद कम है। जब प्रावधान के अनुसार किसी भी एक्सप्रेसवे परियोजना पर तभी काम शुरू हो सकता है जब कम से कम 80% भूमि का अधिग्रहण पूरा हो जाए। वहीं पर रक्सौल, हल्दिया और फिर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए न केवल दस्तावेज लंबित है बल्कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत के लिए CLA का गठन भी बाकी है। ये गठन उन्हीं जिलों में किया जाएगा जहाँ से ये
एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। जब पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन लंबाई 281 किलोमीटर और 6 लेन बनाने की चुनौती सामने है। इसके साथ ही पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया समेत कुल 14 जिलों को प्रभावित होने वाला है और इसके लिए कुल लागत 9,467 करोड़ है। दोस्तों, तेजस्वी यादव कल पूर्णिया आए हुए थे। पूर्णिया में उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मक्का को सड़कों पर सुखाने के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया है। जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर हर पंचायत में मक्का सुखाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी और फिर आम जनता को भी सुरक्षित यातायात मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सड़कों से मक्का हटाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाए। जब कानून व्यवस्था पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक और फिर मंत्री खुद अपराधियों को बचाते हैं। यह हत्या के मामले में कार्रवाई के नाम पर शून्य काम हुआ है। यह पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने एक मामले का जिक्र किया जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सही तरीके से नहीं बनाई गई है और गंभीर धाराएं जैसे पॉक्सो तक हटा दी गई है, यह आरोप लगाया है। वहीं पर भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें देश की सेना पर गर्व है। भारतीय सेना ने पहले भी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था और इस बार भी यदि जरूरत पड़ी तो सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा है कि दहशतगर्द को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। दोस्तों, इंडिया महागठबंधन के एक घटक दल ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करने की बात कही है। इंडिया महागठबंधन के सांसद ने ये जानकारी दी है। जी आपको बता दूं कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों के कायराना हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के जवान ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जब विपक्ष सरकार का साथ देने की बात कह रही है, लेकिन महागठबंधन के सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद को भारतीय सेना की कार्रवाई अच्छी नहीं लगी है। वे शांति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। जब सांसद सुदामा प्रसाद से मीडिया कर्मियों ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल किया है कि भारत में हमले हुए ही क्यों, जब हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध बढ़िया चीज नहीं है, जब इससे शांति स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए, जब कूटनीतिक ढंग से दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। अभी दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, भारत में भी तो लोगों की जाने जा रहे हैं। बैठ करके बातचीत हो, गंभीर वार्ता हो, अपनी कमियों को तलाश की जाए, कहाँ कमी रह गई, शांति प्रक्रिया चले, इसके पक्ष में है। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछने से उन्होंने कहा कि हमारे मन में जो है हम बोले हैं। भाजपा वाले देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिनका देशभक्ति से का इतिहास कोई इतिहास नहीं है कि वे कोई आरएसएस का भाजपा का आदमी आज़ादी में शहीद हुआ हो। जब विरोध की आवाज को कुचलते हैं, जेल में डालते हैं ये लोग। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, उनसे किसी से बात तक नहीं करने दिया जा रहा है। जब चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार को वे दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक देते हैं। इसलिए बिहार में नई सरकार की जरूरत है जो युवाओं को रोजगार देने और फिर विकास का काम कर सके। दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधने के साथ साथ उसके भाईजान तुर्की को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि जो तुर्की अपने यहाँ आतंकियों पर यानी कि दहशतगर्दों पर बम बरसाता है, वही पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन कैसे कर सकता है। जब पाकिस्तान के रवैये पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार उन्हें मुखर रूप से अपने जवाब दिया है, जहाँ इस बार उन्होंने तुर्की की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया है। जहाँ वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें तुर्की को ये बात समझना चाहिए कि ये वही देश है जो अपने ही जमीन पर कुर्द दहशतगर्दियों पर बमबारी करता है। जहाँ इराक और सीरिया में भी वह दहशतगर्दियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की दहशत के खिलाफ इतना सख्त है तो फिर भारत की दहशतगर्दी विरोधी कार्रवाई पर सवाल उठाने का उसे कोई हक नहीं है। दोस्तों, पटना वाले खान सर ने 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। आपको बता दूं कि बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के चलते छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जब पटना समेत पूरे बिहार में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि री एग्जाम नहीं कराया गया
तो फिर इसका राजनीतिक प्रभाव आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं पर पटना में खान सर ने छात्रों के साथ मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि सभी को मालूम होना चाहिए कि परीक्षा में धांधली हुई है, जब सरकार को इसे जल्दी स्वीकार करना चाहिए। यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर खान सर ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जब उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच ईडी या फिर सीबीआई से कराई जाए। जब उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बिहार ने एक बार फिर से खुद को साबित करने का काम किया है। रोजगार सृजन करने के मामले में बिहार बड़े बड़े विकसित राज्यों को पछाड़ करके पहले पंक्ति पर आकर खड़ा हो गया है। रोजगार सृजन करने के मामले में बिहार ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जबकि पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत बिहार ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। जब पिछले वित्तीय वर्ष की पीएमजीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, जबकि बिहार ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन के लिए 35,406 आवेदन आए थे, जिसमें से 8,077 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। उद्योग विभाग ने 14,899 लाख करोड़ की स्वीकृति दी है। उद्योग विभाग ने 14,899 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में सड़कों पर 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे? बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि केंद्र सरकार ने बिहार की सड़कों के विकसित के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बिहार की सड़कें पहले से कहीं बेहतर होगी। न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव देहात तक सड़कें मजबूत और चौड़ी बनाई जाएगी। ये मंजूरी उस वक्त आई जब बिहार में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने की मांग लगातार उठती रही है। अब सरकार की तरफ से जो पैकेज आया है उसमें हाईवे, स्टेट हाईवे और फिर ग्रामीण सड़कों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना में पुराने जर्जर हो चुके रास्तों की मरम्मत के साथ साथ नए सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। इससे न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि कारोबार, पढ़ाई और फिर इलाज जैसी जरूरतों के लिए भी लोगों को राहत मिलेगी। वहीं पर इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी, जहां मंत्री ने कहा है कि बिहार को जल्द ही 4 एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। जिसमें रक्सौल से हल्दिया और फिर गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाली रक्सौल लेन के 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल है। दोस्तों, बिहार में क्रिमिनल पर अब नकेल कसी जाएगी। आपको बता दो कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस टीम एसटीएफ और फिर ज़्यादा सशक्त हो गई है। एसटीएफ ने 8 सेल का गठन किया है जो कि तमाम तरह के अपराधियों पर न सिर्फ नज़र रख रही है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। 8 अगस्त को बिहार एसटीएफ के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एसटीएफ खुद को और मजबूत बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड और फिर नए आपराधिक गिरोह की रीढ़ तोड़ी जा सके। यह सेलों के इंचार्ज डीएसपी स्तर के अफसर हैं। हर सेल में इंस्पेक्टर और फिर दारोगा रैंक के प्रशिक्षित अधिकारी शामिल रहते हैं। सभी टीमों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी रखे गए हैं। जब बिहार एसटीएफ ने नारकोटिक्स सेल गठित की है। जब इसकी जिम्मेदारी मादक पदार्थों की बिक्री रोकना है। जब नशीले पदार्थ बेचने वाले सौदागरों को पकड़ने का जिम्मा भी है। वहीं पर एसटीएफ के नारकोटिक्स सेल ने बिहार के अलग अलग जिलों में काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार में 13 मई तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। जब पछुआ के कारण राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश भागों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। जब मौसम में बदलाव आते ही पटना सहित कई जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। जब पटना के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि के साथ 38 डिग्री सेल्सियस जबकि 40 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में बिहार का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पर बीते 24 घंटे के दौरान भोजपुर, गया, रोहतास, विक्रम, भोजपुर, भभुआ, बक्सर के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ऐसी छाई कि बिहार में इसका अद्भुत रंग देखने को मिला है। जब पाकिस्तान के खिलाफ इस साहसिक कार्रवाई की रात बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे 12 नवजात शिशुओं का नाम उनके परिवारों ने गर्व से सिंदूर रखा है। वहीं पर पड़ोसी जिले कटिहार का एक परिवार अपने नवजात बेटी को सिंदूरी कहकर के पुकारेगा। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत ने 6-7 मई के दरमियानी रात पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था।
था। इस ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी, जिसका असर इन नवजातों के नामकरण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब कटिहार में जन्मी बच्ची सिंदूरी के माता पिता इस दोहरी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जब बच्ची की मां राखी कुमारी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि दो खुशी एक साथ आई है, घर में बेटी का जन्म और पाकिस्तान पर हमला। मैं अपनी बेटी को फौज में भेजूंगी ताकि वे बड़े होकर के देश की सेवा करे। जब सिंदूरी के परिजनों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम भारतीय भी सेना के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा है। जब उनके लिए ये नामकरण सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि देशभक्ति और भावनात्मक जुड़ाव का एक अनूठा उदाहरण बन गया है। दोस्तों, यूपी और बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि यूपी और बिहार के बीच सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। जहां बक्सर बिहार और भरौली यूपी के बीच गंगा नदी पर एक नया 3 लेन का पुल बनाया जाएगा। ये नया पुल न केवल पूर्वांचल क्षेत्र को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा बल्कि स्थानीय और अंतर्राज्यीय यातायात को भी बेहतर बनाएगा। फिलहाल पुल निर्माण से पहले पिलरों के लिए मिट्टी की जांच कराई जा रही है। निर्माण कंपनी ASC इंफ्राटेक द्वारा 170 फीट गहराई तक बोरिंग करके मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए नई दिल्ली भेजा जा रहा है। जब मिट्टी की गुणवत्ता और फिर संरचना की पुष्टि के बाद 15 जून 2025 से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती राज्यों में भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करके पाकिस्तानी दुस्साहत को ध्वस्त करने के लिए सेना का अभिनंदन किया है और देश को AS-400 जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम से लैस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। देशवासियों को सावधान और एकजुट रहने की जरूरत बताई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मोदी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अमेरिका की पिछली बाइडेन सरकार के विरोध को दरकिनार करके रूस से S-400 प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल की थी। ये प्रणाली आज देश के काम आ रही है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और बौखलाहट में पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस कर सकता है, इसलिए सभी देशवासियों को सावधान और एकजुट रहने की जरूरत है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में सीमांचल के शहरों में अधिक चौकसी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति के अभ्यास मॉक ड्रिल के लिए पटना सहित 4 शहरों को चुना गया है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मैं भी कहूँगा नहीं। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ऐसा नहीं मानते हैं। जहाँ उन्होंने यानी कि बिहार की शिक्षा विभाग ने एक मृतक से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दूं कि जमुई जिले की यानी कि बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर में कार्यरत शिक्षक मनोज कुमार सिंह का निधन 2021 में ही हो चुका है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने उन्हें 2024 में नोटिस भेज करके पूछा है कि उन्होंने विभागीय समीक्षा के दौरान उपस्थित होकर के जवाब क्यों नहीं दिया। इस गलती के सामने आने के बाद विभाग की काफी आलोचनाएं हो रही है। जब स्वर्गीय शिक्षक के बेटे ने बताया है कि ये उनके परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण था। उन्होंने कहा है कि जब एक मृत व्यक्ति को जीवित मान करके नोटिस भेजा जाता है तो फिर ये न केवल प्रशासन की विफलता है बल्कि संवेदनहीनता भी दर्शाता है। जब शिक्षा विभाग ने इसे एक तकनीकी गलती बताया है और मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। हालांकि अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कही जाती है, वहाँ ऐसी घटनाएं व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए एक तरफ जहां पर लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए देश सेवा का अवसर मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी की बहू उन्होंने मगही में रगड़ने में लगी है। जहां आपको बता दें कि 9 मई 2025 को एक्स पर पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव को जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने फिर निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उनकी 2 बहनों को भी टारगेट किया है। दीपा मांझी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि तेज प्रताप भैया का है इतना बेताब है, हवाबाजी तो आप करते ही रहते हैं, अब हवा में उड़ने की इतनी भी जल्दी क्या है, जब वैसे भी आपके पास वायुयान चालक का नहीं बल्कि उड़ान रेडियो टेलीफोन पर चालक का इनवैलिडेटेड माने की एक्सपायर्ड लाइसेंस है। तेज प्रताप यादव की 2 बहनों का नाम बिना लिए हुए आगे लिखती है कि तेजू भैया अपन आवेदननामा के साथ है, दोनों MBBS टॉपर दीदी सबके आवेदन भी दे दिया हल ने, ओह सब जतिन हल सेनवा के कैंपना में सेवा कर ले।
रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने का हक नहीं है, इनको वापस भेजा जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिसे जानने के बाद मुसलमानों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, खासकर के रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के संभावित निर्वासन पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से भारत में रहने का अधिकार देने की अपील करते हुए कहा था कि म्यांमार में हो रहे कथित नरसंहार के कारण रोहिंग्या समुदाय भारत में शरणार्थी हैं। वहीं फिर जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और फिर एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी नागरिकों के मामले में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुंजाविल और फिर अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले पर 31 जुलाई को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और फिर अधिवक्ता कनु अग्रवाल ने अदालत को इस बात की जानकारी दी है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने असम और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों की निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जब उस समय केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर बताया था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव का बिहार में बड़ा असर पड़ गया है। जब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, टीवी और मोबाइल पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। कल की ओर से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में हमले किए गए, जिसमें भारतीय एयरबेस को टारगेट किया गया। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की सतर्कता और ताकत के चलते दुश्मन के इस मंसूबे को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। जब भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि बिहार तक दिखाई दे रहा है। जब बिहार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर रात के 10 बजे के बाद सन्नाटा छा गया। जब पटना की गलियां इस तनावपूर्ण माहौल के बीच वीरान हो गई, लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में लौट आए और टीवी के सामने बैठ गए। हर किसी की नजरें न्यूज चैनलों पर टिकी हुई थी। हर पल की अपडेट, हर खबर, हर प्रतिक्रिया को जानने की बेचैनी हर तरफ दिखाई दे रही है। आ रही खबरों से लोग विचलित नजर आए। जब ट्रेन और बस में सफर करने वाले यात्री लगातार अपने मोबाइल पर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की जानकारी ले रहे थे। गुरुवार की रात ही भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से दागे गए खतरनाक मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। इस हमले से अब तक किसी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन देश भर में इस घटनाक्रम के बाद अलर्ट की स्थिति बन गई है। देश भर से मिल रही प्रतिक्रियाओं में लोगों का विश्वास भारतीय सेना की ताकत और नेतृत्व पर पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आ रहा है। जो सोशल मीडिया पर देशवासियों की तरफ से भारतीय नौसेना के समर्थन में जम करके पोस्ट किए जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल का सीमांचल को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बिहार में बैठकें शुरू हो गई है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की थी। वरिष्ठ अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे। इन सब के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सीमांचल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आगे की बैठकों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर पूरा बिहार रेड अलर्ट पर है। जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया, वहां से बांग्लादेश, नेपाल और फिर बगल में अगर सिलीगुड़ी के पास देखें तो फिर चीन और तिब्बत का बॉर्डर है। वहीं पर भूटान का क्षेत्र है। ये सीमावर्ती इलाका बहुत संवेदनशील है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, यह क्योंकि युद्ध की स्थिति करीब करीब दिख रही है। वहीं पर बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मीडिया देख रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। आप मीडिया देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। आज जो ये कार्रवाई भारत ने की है, सिर्फ निर्दोष सैलानियों की दहशतगर्दियों ने निर्मम तरीके से हत्या, उसी का हमने बदला लिया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत के कारण लगातार भारत पर गोलीबारी करने का प्रयास कर रहा है। वहीं पर उन्होंने आगे कहा है कि बिहार रेड अलर्ट पर है। जब सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, विशेष करके जो स्वास्थ्य सेवा है और पुलिस की सेवा है, यानी कि आपदा जितने भी आपातकालीन सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में बैठक करेंगे तो फिर रक्सौल में भी एक दिन बाद बैठक होगी। इस तरह बिहार में सारी तैयारियां हो रही है। कैसे युद्ध की स्थिति में हम जिएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है।